तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है और करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली का एक स्टूडेंट हूँ और आज मैं आप सभी को पढ़ाना चाहता हूँ क्लास 10 का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। जिन बच्चों को नहीं पता, मेरे सीबीएसई के क्लास 10 के बोर्ड में 99 आए थे आउट ऑफ 100। तो मैं आपको फुल मार्क्स दिलवा दूंगा इस चैप्टर में। और जो एक नंबर मेरे कटे थे ना, दैट वॉज ड्यू टू माई बैड हैंड राइटिंग। और जिन बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, दे कैन रिलेट टू मी। तभी मेरे 99 आए थे। और आप भरोसा करो, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। देखो यार, मैं भी बैक बेंचर था। बहुत बच्चे बोलेंगे कि भाई इस मार्क्स के बाद भी बैक बेंचर बोल रहा है अपने आप को, शर्म कर थोड़ा। तो नहीं यार, मैं बैक बेंचर था। अगर आप मेरे स्कूल के दोस्तों से पूछो, मैं 9th में फेल हो गया था लगभग। और उसके बाद ये रिजल्ट कैसे आया, क्योंकि उसके बाद मैंने मतलब थोड़ा बहुत मतलब फन वे में पढ़ने की कोशिश किया। और आज मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरह से मैं पढ़ता था। और आपको कुछ नहीं करना, आपका भाई भी आलसी था, आप भी आलसी हो, कोई बात नहीं। बस आपको एनसीईआरटी की बुक खोलनी है, क्योंकि यार नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा। और आपको एनसीईआरटी खोलना है। जो जो पार्ट में मार्क करवाऊँ उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। और ये संवाद रहेगा मेरे और एनसीईआरटी के बीच में। तो जैसा कि एनसीईआरटी की आदत है, एनसीईआरटी ना मम्मी वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है और फिर बाद में डांटता भी है, समझाता भी है, बोर्ड में मार्क्स भी काटता है। मेरे भी नंबर खा गया है ना। तो एनसीईआरटी आपसे पूछता है कि कोई चीज आपको शावर, बिटर या कभी कभी जो टेस्ट ऑफ फूड है ना, आपको ये कैसे पता चलता है कि भाई ये खट्टा चीज है या मीठा चीज है। तो दैट इज ड्यू टू एसिड एंड बेस। उस कंपाउंड में एसिड या बेस होता है। और उसके बाद एक सबको जो चचा लोग को होती है दिक्कत, जो घर में फूफा जी आ जाते हैं, बहुत ठूस के खाते हैं। अगर किसी को ओवर रेटिंग हो गई तो यार उसके लिए आप कौन सा सॉल्यूशन रेकमेंड करोगे? आप कमेंट करके बताओ। मैं रहता तो यार मैं तो बोलता यार बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन है ना, बेकिंग सोडा। और ये क्यों? क्योंकि जो पेट हमारा है उसमें एसिड होता है, मतलब HCl एसिड होता है, तो इसलिए मैंने बेकिंग सोडा रेकमेंड किया। ये आपके कभी कभी बोर्ड में पूछ सकता है, इसलिए मैंने छोटा सा हंसाने ताऊ जी को या फूफा जी को हंसाने के चक्कर में। बहुत खाते हैं यार, मतलब सच बोल रहा है एनसीईआरटी भाई। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद ये आपने क्यों चूज किया? मैंने आपको रीजन बोला, क्योंकि पेट में एसिड होता है। तो वही पूछ रहा है आपसे, मतलब यार आंटियों वाली सवाल, भाई तेरा पेट भर गया, तूने क्या खाया, है ना, यही पूछा है। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि यार इस चीज़ों को टेस्ट कैसे किया जाए। एसिड है, कोई चीज़ बेस है, कोई चीज़ सॉल्ट है। एनसीईआरटी के मैं लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा, बस आपको मार्क करना है, नोट्स नहीं बनाना क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। और उसके बाद आ जाते हैं कि वो बोलता है कि देखो एसिड जो है ना खट्टा होता है, खुद ही बोल रहा है। और इसने खुद चखा हुआ है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। खट्टा होता है, जैसे विनेगर वगैरह हो गया ना चाउमीन वगैरह में। तो और कलर चेंज करता है ब्लू लिटमस का रेड में, है ना। आपको ये चीज याद रखना कि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। ये दोनों का आप सर्कल बना लो, आपको बस नोट करने की जरूरत नहीं है, खुद ही ये काफी है। और जहां तक बेस है ना, दैट इज बिटर इन, मतलब स्वाद में थोड़ा कड़वा होता है। और चेंज द कलर फ्रॉम रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये जो आपको कभी कभी ना डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो आपको ये दोनों पॉइंट लिखने कि एक तो भाई ये खट्टा होता है एसिड, है ना। दूसरा जो बेस है वो बहुत ज्यादा बिटर होता है टेस्ट में। और दूसरी जो चीज, वो ब्लू लिटमस को रेड में कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू में कर देता है। और उसके बाद एनसीईआरटी बोलता है कि ये लिटमस लिटमस क्या है। तो लिटमस एक इंडिकेटर है। अब ये इंडिकेटर के बारे में बताएगा। और इसमें बहुत ज्यादा एक छुपा हुआ क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड में आता है, मेरे बोर्ड में भी आया था। और ये है टर्मरिक। मैं भाई कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ये क्वेश्चन आएगा, बट आ गया। टर्मरिक जो होता है ना, टर्मरिक मतलब जो हल्दी होता है, वो भी आपका एक इंडिकेटर है जो घर में मम्मी यूज करती है ना। हाँ, टर्मरिक। और ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में बहुत आता है कि अगर आपके कपड़े में दाग हो गया, वो आपने वो ऐड देखा है यार, वो टाइट सफेद हो जाता है पूरा कपड़ा एक बारी में। मैंने भी देखा है। तो यार वो जो चीज गंदी होती है ना, जिस वजह से या मतलब खाना गिर गया, तो टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। ये आपको याद रखनी है। और ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो ये होता है कि स्टेन ऑफ कड़ी जब आपके सादे सादे कपड़े में गिरता है, जो टाइट विम बार वाला जो ऐड दिखता है ना, वो रेडिश ब्राउन हो जाता है जब वो कांटेक्ट में आता है सोप को। तो इसमें ये चीज क्या बोल रहा है, जब टर्मरिक है ना, देखो जो कड़ी होती है, कड़ी मम्मी बनाती है ना, उसमें हल्दी होती है, आपको भी ये चीज पता होगी। तो टर्मरिक जब सोप के कांटेक्ट में आता है, जो बेसिक इन नेचर है ना, वो टर्न करता है रेडिश ब्राउन में। और ये चीज, ये पार्ट आता है, आपको लग रहा है कि भाई इतना हौच पौच क्यों हो गया। आप इसको सिस्टमेटिक वे में याद करना, इसको 1 लिख लेना ऐसे छोटा सा, है ना, क्योंकि इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड में। और उसके बाद और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स का एग्जांपल देता है, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, और ये हो गया फिनोप्थेलिन।
तो ये सारे इंडिकेटर्स है जो एसिड बेस का टेस्ट करते हैं। और इसके बाद एनसीईआरटी भाई हमको बोलते हैं कि और भी हम डे टू डे लाइफ की पंचायती के बारे में करेंगे, क्योंकि पंचायती कर रहा है। आपके फूफा जी ने ज्यादा खाना खाया, आप उसको क्या दोगे, है ना। आपके कपड़े में गिर गया हल्दी, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो क्या है भाई, सोप लगता है, सोप से रेडिश ब्राउन हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि टर्मरिक ऑन रिएक्टिंग विद बेस मतलब रेडिश ब्राउन कलर फॉर्म करता है। बस इतना छोटा सा पॉइंट याद रखना। और एसिड बेस का जो डिफरेंस होता है, ये 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये मैं आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, ताकि भाई किसी बच्चे को ना एग्जाम में मार्क्स ना कटे। मैंने आपको वादा किया ना फुल मार्क्स दिलवाऊंगा। आपको मेरे पढ़ाई के तरीके से पता चल गया होगा कि भाई ये क्वेश्चन फाइंड करके दे रहा है कि इसके बोर्ड में कैसे आए थे। मेरे 99 आए थे। उसके पहले भी मैंने स्कूल में यूनिट टेस्ट वगैरह दिए थे ना, तो उसमें भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन फॉर्म होते थे। जितने भी सारे क्वेश्चन है ना, सब मैंने किए हुए, उस बेसिस पे आपको पढ़ाऊंगा। अब यहाँ से आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं कि भाई आगे ये बोलता है कि भाई लिटमस सॉल्यूशन क्या है। तो लिटमस सॉल्यूशन बहुत बच्चे ना कंफ्यूज करते हैं, और एग्जाम में मेरे साथ 10th में यही दिक्कत होती थी। मेरे को ऐसा लगता था ना कि भाई लिटमस जो है ना, वो नेचुरल नहीं है। वो है कि भाई जो लैब टेस्ट में देता है ना कि ये लिटमस पेपर है, तो मेरे को ऐसा लगता था कि लैब का कोई प्रोडक्ट है। बट यार लिटमस इज एन नेचुरल इंडिकेटर, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट होता है लिचेन से और एक प्लांट से। आपको ये टेक्निकलिटी कभी एग्जाम में नहीं आती कि भाई लिटमस थैलोफाइटा का है या किसी का नहीं है। बस वो पूछता है कि लिटमस एक ऑर्गेनिक नेचुरल इंडिकेटर है, यस और नो। बस ये क्वेश्चन आता है, ट्रू एंड फॉल्स में कभी कभी आता है ना। तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये आप लिख लेना कि भाई बंदा एकदम प्योर है, मतलब जाट आदमी है ऐसे करके लिखना, है ना। मस्ती कर रहा हूँ समझाने के लिए। और जब ये अपने नेचुरल स्टेट में रहता है ना, तो इसका कलर जो रहता है वो पर्पल रहता है। ये आपके एग्जाम में आता नहीं है, बस ऐसे मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा है। और नेचुरल इंडिकेटर्स में आपको ये मार्क करना है कि भाई और क्या क्या होता है। रेड कैबेज लीज हो गया, जो हल्दी मैंने बोला वो भी नेचुरली जो हल्दी का जो पौधा होता है उससे उगता है। कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, ये देख भाई मेरे को, मैं आपको सच बता रहा था, ये मेरे को ना तीनों नाम आज तक याद नहीं है। आज मैंने जेई एडवांस जो मतलब साइंस का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है कंट्री का, वो कर लिया। बट ये मेरे को याद नहीं होता था, तो मैं इसको कैसे याद करता था, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगेगा बट याद हो जाता था। ये देखो, इससे हिटलर, है ना, मेरे को थोड़ा हिस्ट्री का शौक था। ये हो गया पुतिन, और ये हो गया जर्मनी, है ना। तो ये मेरे को ऐसे मैंने याद किया था, जर्मेनियम और पेटनुइया, ये आपको रटना ही पड़ेगा। बट ये एग्जाम में नहीं आता। अगर आपसे पूछे ना गिव सम एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, सबसे पहला अपना नाम आना चाहिए, लिटमस भाई, लिटमस भाई ऑन टॉप। दूसरा हल्दी, तीसरा रेड कैबेज लीव, और सम आप ऐसे लिख देना अगर आपको आंसर याद ना होना एग्जैक्टली कि सम कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, बस इतना। एग्जाम्पल मत देना वरना यार नंबर कट जाएंगे। मैंने तो आपको ऐसे ही समझा दिया कि हिटलर वगैरह बट एग्जाम में मत लिखना, वरना वो बोलेंगे कि भाई हिटलर कब से इंडिकेट करने लग गया, है ना। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। मैं खुद भाई क्वेश्चन पूछता नहीं हूँ, मैं चुपचाप बैक बेंचर आदमी हूँ। तो यार क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में आप देख सकते हो, मैं हट जाता हूँ एक सेकंड के लिए। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि भाई अगर आपको दिया जाए डिस्टिल वाटर दिया जाए और 2 सॉल्यूशन दिया जाए कि भाई एक एसिड है एक बेस है, उसने पहले ही बोल दिया कि भाई इसमें से एक एसिड है एक बेस है और एक पानी है। तो जब हम रेड लिटमस को डालते हैं तो क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन यही दिया हुआ है कि रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा अगर वो बेस में है, और यही इसका आंसर है। डिस्टिल वाटर में रहेगा तो आप लिखना कि भाई उसमें कलर चेंज नहीं होगा, और जब एसिड में है तब भी वो कलर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये बेस पे ही रिएक्ट करता है रेड लिटमस। एसिडिक सॉल्यूशन में नो चेंज, तो इसका आंसर क्या है, एसिड में नो चेंज, है ना, कोई चेंज नहीं होता। बेस में ब्लू हो जाता है रेड लिटमस, और पानी में है पानी पानी पानी, मुझे पानी चाहिए, तो पानी में भी होता है नो चेंज। ये इसका आंसर है। सिंपल सा ऐसे करके लिखना तो लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अपन 3 एक्टिविटीज देखते हैं जो ये इसने दिए हैं लगातार। ये तीनों पेजेस में आपको एक्टिविटी दिखेंगे, और मैं आपको ये सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि इसमें से ना ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता। एक जो क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, और अगर किसी को दिक्कत होती है, मतलब कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, तो वो कौन सा मतलब इंडिकेटर यूज करे अपने बेटरमेंट के लिए। अगर कोई देख ही नहीं सकता कि रेड लिटमस ब्लू हो रहा है, तो वो क्या यूज करे, बस इतना क्वेश्चन आता है। सबसे पहला जो एक्टिविटी है ना, उसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें आपको ये 3 एसिड बोलता है जो कि मतलब सबसे ज्यादा नोन है। HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, और ये एसिटिक एसिड हो गया। ये सबसे वीक है। ये 3 जो है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में इसमें आपको क्लासीफाई करता है। और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये फिर आ गया बेस, यहाँ से ऐसे डंडा लगा देना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इतने सारे वो आपको बोलता है कि ये सारे कुछ कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसा आता है, मैं आपको डायरेक्टली एग्जाम बेस पे पढ़ाता हूँ। एग्जाम से आता है कि भाई गिव सम एग्जाम्पल ऑफ एसिड एंड बेस, है ना, एसिड और बेस का कुछ कुछ एग्जाम्पल आप मेरे को बताओ। तो यही आपको एग्जाम में आएगा। बस ये लिख देना, HCl वगैरह सबको याद रखता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और इसमें बस 3 ऑक्साइड पढ़ लेना। मैंने जो जो ऑक्साइड याद किए थे वो भी आपको बताता हूँ। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, क्योंकि यार इसमें ना 2 वाला झमेला नहीं होता, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 10th में जब मैं था तब मैं ऐसे ही पढ़ता था। ये तीन, बस तीन तीन एग्जाम्पल आपको याद करने। बाकी इसमें जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो कुछ ज्यादा खास नहीं है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि क्या सीन होता है इसमें। और एग्जामिनेशन में ये चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जो मैंने यहाँ लिखा है। इस टेबल को आप फिल कर लेना एनसीईआरटी में मेरे साथ, मैं आपको यहाँ समझा भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे लंबे टाइम तक। तो देखो, कोई भी सैंपल सॉल्यूशन है, क्या होता है, एसिड बेस या न्यूट्रल है या पानी है, मतलब समझ लो वाटर है, लास्ट वाला न्यूट्रल सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि अगर कोई एसिड है रेड रेड, तो रेड लिटमस में चेंज नहीं होता एसिड, ब्लू में टर्न करता है अगर वो बेस है तो, ब्लू लिटमस रेड में टर्न करता है अगर वो एसिड है तो, ब्लू लिटमस का कोई चेंज नहीं होता अगर वो बेस है तो। ब्लू ब्लू मतलब ब्लू बेसिक है ना, रेड एसिडिक। अब ऐसे याद रखना, एसिड सुनने में खतरनाक लगता है, रेड है भाई चेंज नहीं होता, बेसिक है चेंज हो जाएगा, ये चीज। और ये दोनों चीज बहुत ज्यादा एग्जाम में कंफ्यूजन होती है। ये चीज तो याद हो जाती है, हर एक बच्चे को याद रहती है, बट इसमें कंफ्यूजन है, तो इसको एक बार अच्छे से सुन लेना, इसका ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो फेनोप्थेलिन होता है ना, फेनोप्थेलिन एक लिक्विड टाइप का सब्सटेंस होता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि समझ लो पानी जैसा ही है, बट उसका कलर कुछ पर्पलिश होता है। तो फेनोप्थेलिन वो एक सॉल्यूशन है, और ये क्या है, ये भी एक इंडिकेटर है। और मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक इंडिकेटर है। तो ये दो इंडिकेटर है, और इसको समझा के मैं आपको रटवाता हूँ, है ना। देखो, फिनोप्थेलिन का जो लिक्विड सॉल्यूशन है ना, एसिड क्या होता है, एसिड होता है खतरनाक, आपने सुना होगा कि HCl वेसीएल में हार्ट नहीं डालना चाहिए। तो भाई ये होता है कमजोर आदमी है, ये फिनोप्थेलिन कमजोर आदमी है। इसको अगर मैंने डाला एसिड में, तो भाई ये अपना कलर जो होता है ना, वो कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर वो कलरलेस बनता है मतलब वो डर गया, उसका जो कलर है ना वो जला दिया एसिड मैंने, मतलब आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, और यही इसका रीजन होता है वैसे तो। लेकिन जब ये बेस पे आता है तो इसका कलर पिंक हो जाता है, और ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज भी जब एसिड में जाता है ना, तो लाल हो जाता है पूरा, कि भाई कहाँ घुस गया, कहाँ इतना जल रहा हूं मैं। तो ये भी रेड होता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मतलब रटवाने के लिए, क्योंकि ये दोनों चीज याद नहीं होती बहुत बच्चों को। और येलो हो जाता है, मतलब येलो मतलब जो उसका मिथाइल ऑरेंज का कलर भी होता है ना, आप समझ सकते हो, मिथाइल ऑरेंज मतलब उसी टाइप का कलर है। तो ये चेंज नहीं होता, येलो टाइप का ही रहता है। तो ये दोनों चीज आपको याद रहने चाहिए। और उसके बाद एनसीईआरटी भाई हमें बोलते हैं कि यार कुछ कुछ ऐसे इंडिकेटर्स है ना, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। और ये एग्जाम में बहुत बार आता है। अगर कोई हैंडीकैप्ड है, अगर किसी की मतलब फिजिकली वो चैलेंज्ड है, तो वो कैसे करेगा। उसके बाद वो एक्टिविटी 2.2 पे आता है, और इसमें वो ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल देगा आपको। और यही है इस एक्टिविटी में। इस एक्टिविटी में आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको इसका कंक्लूजन भी बताऊंगा। इसमें देखो, वेनिला हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, ये दोनों है ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जो इसमें भी यही लिखा है, वनीला, ऑनियन, क्लोव ऑयल, है ना। ये तीन होते हैं ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो जो सेंस ऑफ स्मेल है ना, उसी को हम ओल्ड फैक्ट्री बोलते हैं। और ये जो इंडिकेटर है जिसमें आपको गंध आएगी, मतलब अगर आप वनीला अगर एसिड या बेस में डालते हो, आपको स्मेल आएगी। आपको ऑनियन में स्मेल आएगी एसिड या बेस में, और क्लोव ऑयल में एसिड या बेस का स्मेल आएगा। तो यही जो चीज़ है इसी हम बोलते हैं ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड में ही आता है, ये डायरेक्टली कभी पूछा नहीं जाता कि भाई गिव समथिंग। और डेफिनेशन में कभी कभी आ गया कि ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होता है। तो यही चीज आपको याद रखनी है इस वाले जो एक्टिविटी है। और एक चीज जो एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती है, बट एज अ भाई आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर कभी आ गया ये जब पूछ सकते हैं कि यार जब ये एसिड या बेस से रहेगा ना, ये तीनों चीज जब रिएक्ट करते हैं तो ये इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। जैसे लिटमस में देखा हम, कलर चेंज होता है, इनमें क्या रहता है। तो यार जब बेसिक चीज रहती है ना, तो ये अपना जो कलर है वो लूज कर देते हैं, और एसिड में वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। दो चीज आपको लिखनी है, यहाँ साइड में लिख दो कि जब आपके एसिड रहता है ना, तो ये इंक्रीज हो जाती है इनका ऑर्डर, है ना। बस आपको इतना ही याद रखना है। और जब बेस रहता है तो ये खत्म हो जाता है, मतलब इसमें आपको स्मेल नहीं आएगी। तो यही दो चीज है जो ये एक्टिविटी में परफॉर्म करके बताया गया। और बहुत बच्चों को क्यूरियोसिटी रहती है, देखो स्कूल में कोई टीचर भी बोलता नहीं है यार ये क्यों होता है। तो देखो कुछ कुछ कंपाउंड होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं,
तो उसके साथ जब रिएक्शन होता है एसिड का तब जाके वो स्मेल प्रोड्यूस करता है। ये इसका बस बेसिक सा साइंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये शायद आपको कहीं मिले भी ना, कोई टीचर बताता भी नहीं है, वो बस इतना ही बोल के चला जाता है कि भाई ओडर बढ़ जाता है, कम जाता है। तो इसका रीज़न मैं बहुत खोजता था 10 में, तो यही था कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, तो HCl रिएक्ट करता है मतलब H+ आयंस के साथ। इसमें हम आगे पढ़ेंगे, बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन अपने आपके भाई की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2.3। तो ये एक्टिविटी अपन ने किया हुआ है चैप्टर 1 में, लेकिन मैं आपको यहाँ बस कंक्लूजन बता रहा हूँ कि क्या होता है। और मतलब उतना कुछ खास एक्सपेरिमेंट नहीं है, बस जिंक के जो ग्रैन्यूल्स है ना, ये एक्टिविटी शायद 1.2 था जहाँ तक मेरे को याद है। और जब ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है ना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एग्जांपल है उसमें से एक है। और जो बस इसका कंक्लूजन ये था कि ये जो गैस निकलती है ना, आपके एग्जामिनेशन में कभी क्वेश्चन पूछ गया सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है उसमें जब पुट करते हैं तो क्या होता है, बस आपको इतना याद रखना चाहिए। ये जो बुलबुला आ रहा है ना, ये हाइड्रोजन रहता है। आपने वो बलून देखा है जो हवा में उड़ जाता है, उसमें भी हाइड्रोजन रहता है। तो ये हवा में क्यों उड़ता है? बिकॉज दैट इज लाइट। एग्जाम्पल के लिए मैंने अपने गुब्बारे का बता दिया, जो बच्चे खेलते हैं। मेरे को बचपन में बहुत गुब्बारे फोड़ने का शौक था, तो उसी से। और ये जो गैस होती है ना, बहुत ज्यादा लाइक मतलब अगर आप उसको माचिस दोगे तो जल जाएगा। बस आपको इसमें से दो चीज याद रखनी है कि जो गैस फॉर्म होती है दैट इज H2 गैस फॉर्म होती है, और दूसरा कि भाई पॉप साउंड आता है जब हम उसे बर्न करते हैं या कैंडल वगैरह साथ में रखते हैं। बस यही दो चीज आपको याद रखनी है। और उसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, यह है रिएक्शन विद वेरियस कंपाउंड। मतलब जो एसिड या बेस रिएक्ट करता है बाकी सारे कंपाउंड के साथ। और इसमें सबसे पहला रिएक्शन विथ मेटल, है ना। आपको जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे मार्क करते जाना, आपको बहुत सिंप्लीफाइड लगेगी। 4-5 रिएक्शन है इसमें, मतलब इस वाले टॉपिक में नहीं, इस ओवरऑल डोमेन में, इस चैप्टर में। रिएक्शन विथ एसिड, कभी हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर बेस के साथ क्या होता है, एसिड बेस अगर रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो वही सारी चीजें हैं। तो इसमें आपको बस एक चीज याद रखना है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है ना, तो वो फॉर्म करता है हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट, है ना। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। और दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस। देखो मैं जब 10th में था ना, बहुत कंफ्यूज था, और इसको याद करने का एक ही टेक्निक मैंने निकाला था। और ये तीन चीज ना हमेशा सेम रहेंगे, मतलब सब में एक ही टाइप का रहेगा, लेकिन ये हमेशा चेंज होता है। कभी गैस फॉर्म हो गया, कभी कुछ और हो गया, कभी वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो हमेशा जो चीज़ है ना, एसिड अगर किसी के साथ रिएक्ट करता है तो मोस्टली सॉल्ट कंपाउंड फॉर्म करता है। और ये आप थोड़ा सा मतलब समझ के करना, क्योंकि यार बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है बाद में कि बोर्ड्स के जो 70% क्वेश्चन है ना एक्टिविटीज से फॉर्म होता है। तो इसमें हम पहले लेते हैं जिंक ग्रैन्यूल को, मतलब जो अपन ने देखा, और इसको अब करवाते हैं हाइड्रोक्साइड से। देखो पिछले जो एक्टिविटी था उसमें अपन ने करवाया था उसके साथ रिएक्ट, और हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाने पे क्या फॉर्मेशन होगा वो हम देखते हैं। और इसका जो रिएक्शन है वो एनसीईआरटी भाई ने खुद ही लिख दिया है, और यही होती है। तो ये जो चीज़ है ना, जो हमने पिछले एक्टिविटी में करा था, जो इसने खुद भी बोला है कि भाई पिछले में हमने क्या करा था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें अपन ने क्या करा, हाइड्रोक्साइड मिला दिया, और इससे अपन का फॉर्मेशन हुआ सोडियम जिंकेट का। देखो ये कंपाउंड ना याद होता नहीं है, और इसको याद करने का एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक देता हूँ। बहुत बार एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, कंपाउंड याद नहीं होते, रिएक्शन याद नहीं होता, बस एंड प्रोडक्ट जो होता है ना वो आप याद करना कि भाई H2 निकलता है। तो ये वाला जो पूरा रिएक्शन है ना, ये जो इस साइड है LHS, तो इससे बस H2 हटा देना, और बाकी जो भी कंपाउंड बच जाए ना वही आपका ये होगा। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से H2 हटा देना, बाकी ये जो कंपाउंड है सेम है। तो यही है, और बैलेंस कर लेना, बाकी जो कंपाउंड है ना वो बन जाएगा, एग्जैक्ट बन जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ता है यहाँ से, और जो लास्ट लाइन लिखी है ना, यहाँ शायद दिख नहीं रहा है, बट ये बोल रहा है कि भाई ये हर एक मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है। और इसमें एक चीज़ आती है रिएक्टिविटी सीरीज, जो हम आगे पढ़ेंगे इसमें, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा जब एनसीईआरटी भाई खुद ही बोलेंगे। बट ये हर एक चीज़, मतलब हर एक मेटल के साथ पॉसिबल नहीं होती। कुछ मेटल आप जानते हो जैसे गोल्ड वगैरह होता है, रिएक्टिव नहीं होता। तो बस छोटा सा एक सिंपल था भाई का टेक्निक, है ना। आगे बढ़ते हैं। और जो दूसरा रिएक्शन है वो है मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। हम मतलब मैं स्कूल में था तो मैं इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलने में दिक्कत होती थी, तो बाइकार्बोनेट बोलते थे अपन इसको, है ना। तो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन क्या होता है, ये एक्टिविटी 2.5 में यही दिया हुआ है। इसका रिएक्शन जो होता है टेस्ट ट्यूब 1 और टेस्ट ट्यूब बी में, जो इसने लिखा हुआ है कि भाई 2 टेस्ट ट्यूब लेना, A और B,
और इसका जो रिएक्शन है ये है। तो इस एक्टिविटी में बस इतना ही है, मतलब वो बस रिएक्ट करवा रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है वो आपको बताना चाहता है। और इसका बस एंड प्रोडक्ट आपको याद रहना चाहिए, व्हेन मेटल रिएक्ट विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट तो दैट फॉर्म H2O प्लस CO2, मतलब पानी का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो नाक से निकलती है ना, उसका भी फॉर्मेशन होता है। तो यही दो चीज़ है, बस कोई बच्चा गलत मत समझना, याद करने में बहुत कन्वीनियंट होता है, इसलिए मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो जब सबसे पहला क्या है, जब अपन ने मेटल से रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। अब बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट से जब रिएक्ट करवाया तब क्या फॉर्म होता है, पानी प्लस हवा, है ना। मैं इसको एग्जाम में याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जब मैं सांस छोड़ता हूँ तो उसके साथ पानी भी निकलता है, हवा भी निकलता है, तो वही है बाइकार्बोनेट रिएक्शन। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज़ है, ये जो लास्ट लाइन लिखी है ना, ये उतना काम में नहीं आता, बट एग्जामिनेशन में ऐसा कभी कभी पूछता है कि फर्दर स्टेप क्या होता है, कि जैसे वो एग्जाम में आपसे CBSE के बोर्ड में ना ये पूछेगा, जो गैस फॉर्म होता है ना, अगर हम उसको रिएक्ट करवाए लाइम वाटर से, अगर हम उसको लाइम वाटर के थ्रू रिएक्ट करवाए, दैट नेम द कंपाउंड एक्स। जो एनसीईआरटी को शौक है ना कंपाउंड एक्स पूछने का, तो वो कंपाउंड एक्स क्या होता है। जब भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दिखे ना कि भाई लाइम वाटर से कुछ पास कर रहा है, तो साफ साफ वो एक्स होगी कार्बन डाइऑक्साइड जो आप छोड़ते हो ऐसे। ठीक है, मतलब ये चीज याद रखना, ये 1 मार्क से क्वेश्चन में आ जाता है, ये 1 मार्कर में आ जाता है। और आगे बढ़ते हैं, ये जो ऊपर में दिया हुआ है ना, देखो एक मैं आपको अपने बोर्ड का क्वेश्चन बोलता हूँ जो हर साल आता है 2 मार्क्स के लिए, इसको आप याद कर लेना, है ना। ये एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, लेट एक्स बी और दिस, मतलब ऐसे मजाक करो, बट एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आता है 2 मार्क्स के लिए, कि कोई कंपाउंड है ना, वो एसिड है and that reacts with something compound called X और it lead to formation of an Y compound, है ना। मैं आपको मतलब बताता हूँ, यहाँ मैं लिख लिख के भी बताता हूँ और बोल बोल के भी, कि कोई कंपाउंड है जो एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना, ये कंपाउंड हमें पता नहीं, ठीक है, और वो फॉर्म करता है एक Y कंपाउंड, जिसको जब हम लाइम वाटर से पास करवाते हैं ना तो हमें मिलता है व्हाइट PPT। और जब आपको कोई दिख जाए कि भाई व्हाइट PPT का नाम यूज हो रहा है, तो आप समझ जाना कि ये CO2 है। और उसके बाद ये पूछता है, जब हम इस गैस को एक्सेसिव पास करते हैं तो वो एक ऐसा कंपाउंड फॉर्म करता है जो सॉल्युबल इन वाटर होता है, और दैट इज CaSCO3। बस ये आपको याद रहना चाहिए, है ना। उसके बाद बस इसमें यही बोला है कि भाई जो जो कंपाउंड होता है ना, लाइमस्टोन हो गया, चौक हो गया, मार्बल हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट के ही फॉर्म होता है। और 3 चीजें हमें याद रखनी है, एनसीईआरटी भाई ने हमें 3 रिएक्शन बताई है। सबसे पहला है रिएक्शन विद मेटल, इसमें आप नंबर 1 करना, ये 1 था। दूसरा है रिएक्शन विद कार्बोनेट, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये है रिएक्शन विद कार्बोनेट। और तीसरा जो है दैट इज रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट। जैसे ये एक दिया हुआ है, ये एक बाइकार्बोनेट है, तो इसके साथ कैसे रिएक्शन होता है। तो ये तीनों रिएक्शन में जो मेटल के साथ होता है उसमें तो बस H2 गैस फॉर्म होता है। अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है ना, ये रिएक्ट कर रहा है एसिड या बेस से, तो क्या फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का। यही 3 रिएक्शन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और अब बढ़ते हैं आगे। ये एक्टिविटी 2.6 है, जिसमें मतलब जो एनसीईआरटी भाई है वो बोलते हैं कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते भी है क्या, है ना, और कैसे करते हैं। इस प्रोसेस को आप एनसीईआरटी में लिख लेना, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, है ना। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड और बेस जब आपस में भिड़ते हैं ना, न्यूट्रल हो जाते हैं, एक में मिल जाते हैं, और इससे आपका वो जो टार्टर नमक है ना, उसका फॉर्मेशन होता है। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है जो पूछते हैं, मतलब एग्जामिनेशन में आधा 1 नंबर में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। तो ये है हमारा 4th रिएक्शन। 3 अपन ने पढ़ लिया, ये है हमारा चौथा, है ना, व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस। इसी का एक्टिविटी 2.6 है, जिसका इसने रिएक्शन अगले पेज में ही लिखा हुआ है जो इसने करवाया है, कि इन द अबव एक्टिविटी, जो हमने किया कि हमने एसिड और बेस को एक में मिला दिया और समझा कि हम बहुत ज़्यादा 30 आदमी हैं, तो उससे क्या होता है, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड H2O। इसमें कंपाउंड अलग है, आप सब में देखना, बस सॉल्ट सब में सेम रहता है, बस ये लास्ट वाला जो कंपाउंड है ना, ये चेंज हो जाएगा। पहले वाले में क्या था, H2, दूसरे वाले में क्या था, CO2 प्लस H2O, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब तीसरे वाले में क्या है, बस पानी है, बस पानी है। तो ये 3 चीज आपको एंड प्रोडक्ट याद रखनी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, रिएक्शन याद करने चले जाते हैं। मैं क्या करता था, H2O हटा दिया इसमें से, ये वाला H कंपाउंड HOH हटा दिया, NaCl जो रिमेनिंग कंपाउंड है वही सॉल्ट बनता था, और एंड प्रोडक्ट जो दिया हुआ है। और उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम में कभी आपसे पूछे ना कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो यही होता है। यहाँ आप साइड में लिख लो,
तो ये भी अपने एनसीईआरटी में लिख लेना, ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कभी एग्जामिनेशन में पूछे तो यही होता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, उसे हम कहते हैं मैम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमारा क्या क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट और वाटर, उससे ज्यादा नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मत लिख देना, वो बाइकार्बोनेट का है, कंफ्यूजन होती है बहुत। हम्म। अब आगे बढ़ते हैं अपना पांचवें रिएक्शन में। अपन ने अभी तक चार पढ़े, पांचवा रिएक्शन क्या है, दैट इज रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। अगर मेटालिक ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, उसी का ये एक्टिविटी है, और उसका सॉल्यूशन ही एनसीईआरटी भाई खुद ही देते हैं। और ये जो है ये अपना फिफ्थ रिएक्शन है जो आप सभी को याद रखना है कि जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एसिड तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस वाटर। इसमें बहुत बच्चे बोल सकते हैं कि भैया इसमें भी वाटर उसमें भी वाटर, तो इसमें एक खास बात है, मैं आपको आगे थोड़ा बहुत बताऊंगा। और वो खास बात ये है, जब भी ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है ना तो कलर हमेशा चेंज होता है। ये एक छोटा सा बात है, कोई भी शायद आपको एडुकेटर क्लास 10 का ये छोटी छोटी डिटेल नहीं बता पाएगा कि यार इसमें भी यही फॉर्म हो रहा है, इसमें भी यही फॉर्म होता है। इसमें ना कलर चेंज नहीं होता, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ना तो कलर चेंज नहीं होता, लेकिन जब ये वाला रिएक्शन होता है ना मेटल ऑक्साइड के साथ, आप देखोगे हमेशा कलर चेंज होता है। तो एग्जाम में क्या होता है ना, बोर्ड्स के आपने सैंपल पेपर देखे होंगे कि एनसीईआरटी या जो बोर्ड्स है ना, वो जब भी क्वेश्चन पूछता है वो आपको एप्लीकेशन से पूछता है, आपसे वो कभी भी नहीं पूछेगा कि भाई ऑक्साइड के साथ क्या होता है। वो आपको बोलेगा कि एक कंपाउंड है जिसका सॉल्यूशन, कलर ऑफ द सॉल्यूशन जो है ना वो ब्लू ग्रीन बन गया, और उसका जो ऑक्साइड है ना वो डिजोल्व हो गया, तो बताओ उसमें क्या रिएक्शन हुआ होगा। ये ऐसा ही क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जाम में। बस आप ये याद रखेगा कि यार जब भी HCl के साथ रिएक्ट होता है कॉपर ऑक्साइड का, या ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होता है तब यार कलर चेंज हो जाता है। कॉपर का हमेशा याद रखना ब्लू ग्रीन, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आता रहता है कंपाउंड एक्स वाई। एनसीईआरटी और बोर्ड्स को आपको एक्स या वाई जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है कि भाई आपकी एक्स कौन है, तो वो बोलेगा कि कौन सा एलिमेंट है जिसको हमने HCl से रिएक्ट करवाया और उससे ब्लू ग्रीन जो है सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, तो वो है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर है तो तांबा जिसको बोलते हैं वो ब्लू ग्रीन, मतलब बस इतना ही याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। और इस जो पूरे पेज है ना उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप यहाँ मार्क कर लो कि इस पेज से 2 मार्क्स का, इस पोर्शन से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और ये अपना छठा रिएक्शन है, ये वाला पार्ट मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों पॉज किया हुआ है। ये अपना छठा रिएक्शन है कि जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ना उसके साथ रिएक्ट करता है तब क्या फॉर्म होता है। तो इसने एग्जांपल दिया, जब एक्टिविटी 2.5 में रिएक्ट करा था, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब नॉन मेटल के साथ, मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड होता है, एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है, तो उसका फॉर्मेशन भी यही होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन एनसीईआरटी ये चीज बोलता है, और ये चीज यार स्किप हो जाती है, मतलब हर वन शॉट वगैरह जो भी क्लासेस रहती है नॉर्मल बैच में भी स्किप हो जाती है। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ना वो एसिडिक इन नेचर होता है ना। और जो बेसिक ऑक्साइड है, जो मेटालिक ऑक्साइड है, वो बेसिक इन नेचर होता है। इससे हर साल बोर्ड में 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, है ना। इसको आप हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, मतलब रिवर्स कर दो प्रॉपर्टी। और जो मेटल है ना जिसको आपको लगता है कि भाई उसमें एसिडिक होगा, लेकिन उसमें नहीं होता, उसमें होता है बेसिक ऑक्साइड। रिवर्स कर दो बस प्रॉपर्टी। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक इन नेचर, और जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर। इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई करने दिया जाएगा। ये अपना छठा रिएक्शन है, इसमें बस यही बोलता है कि यार अगर हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ भी अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो फॉर्म होगा हमारा सॉल्ट और वाटर। लेकिन जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो होता है एसिडिक इन नेचर, और जो मेटालिक ऑक्साइड है वो होता है बेसिक इन नेचर। बस आपको इतना याद रखना है। इसके बाद हम अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये इसका रीजन आपको पता ही होगा। कर्ड और सार सब्सटेंस मतलब एसिड है, मतलब अगर कोई खट्टा है, एनसीईआरटी की पहली लाइन, इसलिए हम मेटल के साथ नहीं रखते, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, है ना। दूसरी चीज है कि भाई H2 गैस यहाँ लिबरेट होती है, और ये जो मेटेलिक कंपाउंड ए है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एफरवेंस, मतलब वो बुलबुला बुलबुला फॉर्म होता है। तो ये कौन सा गैस होगा, ये होगा CO2 गैस। और CO2 गैस कब फॉर्म होता है, जब यार कोई मेटल ऑक्साइड हो, है ना। और ये मेटेलिक ऑक्साइड ये एक्टिविटी में इन्होंने करवाया था। और ये थर्ड क्वेश्चन में ये जब कंपाउंड, मेटल कंपाउंड एक रिएक्ट करता है विद डाइल्यूट HCl तो एक गैस फॉर्म करता है, और वो जो गैस है वो बर्निंग कैंडल में, मतलब उसको बुझाने के लिए यूज होता है। तो ये गैस कौन सा है अपन को पता चल गया, ये है CO2। तो ये CO2 है तो रिएक्शन या तो कार्बोनेट होगा, है ना।
तो जहां तक मेरे को लगता है ये होगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि ये एक्टिविटी में करवाया गया था। एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है ना वो एक्टिविटी से आते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन। ये कैल्शियम कार्बोनेट लिख लेना CaCO3, यही रिएक्ट करता है विद डाइल्यूट HCl टू फॉर्म CO2 प्लस H2O प्लस सॉल्ट। ये जो थर्ड रिएक्शन अपन ने पढ़ा था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद ये जो पोर्शन है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको मार्क करना है। इसमें ये पूछता है कि भाई एसिड भाई और बेस भाई में क्या कॉमन है, मेरी और आपकी दोस्ती में क्या चीज़ कॉमन है, ये चैनल, ये क्या, मतलब यही पूछ रहा है बेसिकली। तो यार ये जो चीज़ कॉमन है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये आयन्स होते हैं कुछ कुछ, लेकिन इसमें ये बोलता है सबसे पहले कि भाई जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये बहुत बच्चों से पॉइंट मिस हो जाता है। जो एसिड और बेस में कॉमन चीज़ है उसमें मैंने जब बोर्ड में आंसर किया था तो सबसे पहला है कि भाई व्हेन दे रिएक्ट, जो हम अपन ने कब से पढ़ा हुआ है ना कि जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है अगर मेटल से रिएक्ट कर रहा है। तो ये सबसे पहले कॉमन पॉइंट है। बट एनसीईआरटी बोलता है कि इसके अलावा भी और चीज़ें कॉमन है, और इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देता है जिसमें ना ये बल्ब है, मतलब दिमाग की बत्ती तो नहीं, बल्ब की बत्ती ये जलती है। और इस रिएक्शन का पर्पस क्या है एनसीईआरटी भाई अगले पेज में ही बोलते हैं। और ये बल्ब के जलने का जो रीजन है ना वो एसिड के केस में दैट इज ड्यू टू आयंस, है ना। आयंस, आयंस मैं बोलूंगा, देखो एसिड आपने अगर पढ़ा है, जब वो पानी में रहता है ना वो H+ आयन रिलीज करता है जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, यही इस पैराग्राफ में बोला है सिंपल वर्ड्स में। उसके बाद इसने बोला एसिड H+ आयन कंटेन करता है, ये कॉमन है एसिड में, सारे एसिड H+ आयन रिलीज करते हैं जब वो पानी के साथ रहता है एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस मतलब जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना, एक्वामैन, जो पानी के साथ रहता है उसको हम बोलते हैं एक्वामैन। तो H+ आयन रिलीज करता है। और उसके बाद एनायन सच एज Cl इन HCl NO3, मतलब बहुत सारे एसिड में और सभी एसिड में H+ आयन कॉमन रहता है। कैटायन फॉर्म, कैटायन में ये H+ आयन हमेशा निकलता है, और हर एक एसिड में कैटायन सबका सेम होता है, H+ रहता है वो। और एनायन सब में चेंज होता है, जैसे Cl माइनस HCl में NO3, बस यही बता रहा है उसमें। ये चीज आप याद रखना, बहुत बच्चों से छूटती है कि इसमें जो H है ना ये लास्ट में आता है, एसिटिक एसिड जिसमें हम बोलते हैं। तो ये बहुत बच्चे भूल जाते हैं, हमेशा बच्चों को लगता है ना कि भाई फर्स्ट में ही रहेगा HCl में, जैसे H पहले हो गया। तो ये एसिटिक एसिड में थोड़ा चेंज है, इसमें कंफ्यूजन होती है, उसमें मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। और ये बोलता है कि एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है जब वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करना है। और ये एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि भाई एसिडिक प्रॉपर्टी आप कैसे डिटरमाइन करते हो। जब H+ आयन जो हम रिलीज करता है ना, जो हम नहीं, एसिड जो रिलीज करता है उसी को जो हम बोलते हैं वही होते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी। बेस के लिए वो प्रॉपर्टी क्या होती है, वो OH- आयंस रिलीज करते हैं। तो बेस के लिए यहाँ लिख लेना कि भाई ये एक्टिविटी से आपने क्या सीखा, तो बेस रिलीज करता है OH, एसिड भाई करता है अपना H+। बस इतना ही। इसमें आपको कभी कभी हाइड्रोनियम आयन के बारे में पूछ सकता है, तो हाइड्रोनियम आयन यही है, जब ये रिएक्ट करता है ना विच H2O तो ये फॉर्म करता है हाइड्रोनियम आयन। ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोनियम आयन क्या होता है। तो सारे एसिड में ये प्रॉपर्टी कॉमन है, सब एसिड में, दुनिया में कोई भी एसिड है तो वो ये फॉलो करेगा कि वो H+ आयन रिलीज करेगा और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा। और बेस के साथ क्या है, वो OH- आयन रिलीज करता है। अब आगे बढ़ते हैं, यही था इस पीडीएफ में। बाकी ये एक्टिविटी है जिसमें आपको बताएगा कि यार पानी को कैसे डालते हैं हम एसिड या बेस में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी भाई इसका आंसर खुद ही देते हैं। तो उसके बाद जो एक्टिविटी में करवाया गया था उसका रिएक्शन यही है। और आपको समझ में आया मैं हाइड्रोनियम आयन क्या बोलता हूँ, ये जो चीज़ है ना इसको ही हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसका फॉर्मेशन क्या होता है, H+ एसिड से और H2O को जब हम मिलाते हैं तो ये चीज़ फॉर्म होती है H3O+, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये सारे एसिड की प्रॉपर्टी होती है। और सिमिलरली ये जो मैंने आपको बोला ना इसको हम मार्क कर लेना, ये 1 मार्क्स में आता है, 1 मार्क में पूछा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जब हम बेस को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसके यही है फॉर्मेशन ऑफ OH- आयन। बट आगे देख लेते हैं इसमें कुछ लिखा है, एग्जाम्पल दे रहा है KOH MgOH, है ना। और यही इसका कंक्लूजन था। इसमें हाइड्रोनियम आयन फॉर्म नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं करना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये एक्सेप्शन में आता है, पहली बार आप केमिस्ट्री में एक्सेप्शन करोगे कि एल्कली और बेस में क्या डिफरेंस है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में कि एल्कली क्या होता है, बेस क्या होता है। तो एल्कली एक ऐसा बेस है जो सॉल्युबल इन वाटर है, हर एक बेस सॉल्युबल नहीं होता पानी में। तो इससे हम बस एक लाइन जो आपको हर एक एग्जामिनेशन में लिखना होगा कि एल्कली क्या होता है,
तो आप ये लिखना कि भाई ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, है ना। वापस मैं बोलता हूँ, ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, मतलब हर एल्कली जो एल्कली है ना वो बेस ही होता है, बस पानी में मिक्स। लेकिन जो हर बेस है ना वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता, तो वो एल्कली नहीं होता, बस यही। और मैं एक बार लास्ट बार रिपीट करूंगा ताकि आपके दिमाग में छप जाए, ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ये लाइन हमेशा लिख लेना, दिमाग में उतार लो, ये आता है एग्जामिनेशन में। यही आपको दिया है कि एल्कली क्या होता है, बेस क्या होता है, ये एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होता है। और आपने ये पढ़ा भी है, आपको मैंने अभी वो बताया कि भाई ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ये क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस वाटर, यही है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो यार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाता है। इसमें एक क्वेश्चन आता है एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट का। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस वीक है थोड़ा, तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, मतलब जिसकी जो स्ट्रॉन्ग है ना उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, तो बेसिक सॉल्ट बनता है। एग्जामिनेशन में इसे कभी कभी 1 मार्क्स या मतलब पॉइंटर में आ जाता है, वो जो कभी कभी एग्जाम में तंग करता है ना, ये छोटा सा रोमन नंबर में, तो इसमें कभी आ जाता है कि भाई एसिडिक सॉल्ट है या नेचर ऑफ सॉल्ट बताओ। तो ये क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग है, HCl वगैरह स्ट्रॉन्ग है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो भाई एसिडिक सॉल्ट फॉर्म करेगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, KOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो बेसिक सॉल्ट फॉर्म करेगा। तो नेचर ऑफ सॉल्ट के बारे में एक क्वेश्चन आ जाता है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में कभी रोमन नंबर में दिख गया तो दिख लेना। इसमें ये बोलता है, ये देखो मैं आपको सच बताऊंगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन फॉर्म होता ही नहीं है। इससे बाद आपका एक क्वेश्चन फॉर्म होता है कि भाई डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूशन क्या होता है, और डाइल्यूशन में हम पानी को कैसे मिक्स करते हैं। 3 पॉइंट्स है, ये पेज खत्म, मैं बिना देखे आपको बता रहा हूँ, और इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे पहली चीज, वी ऐड वाटर स्लोली टू एन एसिड, मतलब अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब हम लोग स्लोली मिक्स करते हैं और टिल्ट रहता है, मतलब टेस्ट ट्यूब से जब आप करते हो ना, तो ये आप मेंशन करना है कि टिल्ट रहता है टेस्ट ट्यूब। पहला चीज हो गया कि वी ऐड स्लोली वाटर टू द सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन हो गया, टू अवॉइड रिएक्शन। दूसरी चीज, ये एक्सोथर्मिक होता है, यहाँ लिखा होगा शायद, हाँ ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये 2 पॉइंट हो गया। लास्ट चीज, डाइल्यूशन का मतलब क्या है, लास्ट चीज यही है कि जब हम पानी को मिक्स करते हैं एसिड या बेस से, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो कम हो जाता है। तो डाइल्यूशन कुछ नहीं होता, जो कॉन्सेंट्रेशन हम रिड्यूस करते हैं ना पानी डालोगे तो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, घर में आपने कभी सत्तू वगैरह पिया है, बिहार में बहुत चलता है, या मतलब कोई भी नींबू पानी पिया है, आप उसमें बहुत पानी डाल दो तो आपको ना नींबू पानी का फ्लेवर पता नहीं चलेगा, तो वही होता है डाइल्यूशन। डाइल्यूटेड जब आपको पता चलेगा ना, तो वही है। तो 3 पॉइंट है, सबसे पहली चीज कि हम स्लोली ऐड करते हैं क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरी चीज है, ये हीट प्रोड्यूस करता है, विच इज रिजल्ट कि भाई ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पार्ट है। और लास्ट जो पार्ट है कि भाई इससे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है OH माइनस आयन या हाइड्रोनियम आयन का, है ना, अगर एसिड बेस है रेस्पेक्टिवली। इसी प्रोसेस को हम डाइल्यूशन बोलते हैं, और जो चीज फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं कि वो डाइल्यूटेड हो गया। यही था, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। तो ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन से कभी ना डरना नहीं चाहिए, यही मैंने जेई में भी सीखा था। तो सबसे पहली चीज तो यार ये पूछता है कि ये एसिडिक कैरेक्टर ये लोग ज्यादा दिखाते हैं, जबकि अल्कोहल ये हो गया या ग्लूकोज हो गया, ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो नहीं करते। तो इसका रीजन सिंपल सा है, ये जो आप एसिड देख रहे हो ना, चीज बढ़िया है लेकिन इसमें खर्चा बहुत है। ये जो जो असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकेंगे। तो इसका आंसर है कि यार ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरी चीज, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यू, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाती है। जब आयंस रहते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। यही आपको मेंशन करना है कि भाई H प्लस आयन निकलता है और डेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बस इतना ही लिखना है कि क्यों होता है, H प्लस आयन फॉर्म होता है। ये एक क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी आपको चकमा देने के लिए यूज कर सकता है कि यार ड्राई HCl गैस है ना, वो लिटमस पेपर में अपना कलर क्यों शो नहीं करता। मैं आपको स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ा के लाया हूँ और इसका आंसर आप सभी कर सकोगे। मैं ऐसे बोलूंगा नहीं कि भाई मैं भाग जा रहा हूँ। इसका देखो रीजन सिंपल था, इसका रीजन यही है जो आपने क्वेश्चन 2 में पढ़ा था। जब आप एसिड पानी से अगर रिएक्ट होगा ही नहीं, अगर वो पानी के साथ नहीं है, वो एक्वस में नहीं है, वो एक्वामैन नहीं है, वो आयंस रिलीज नहीं करता, इसलिए वो यहाँ कुछ शो नहीं करेगा। तो इसका आपको लिखना है कि भाई ये चेंज क्यों नहीं करता, क्योंकि यार ये आयंस रिलीज नहीं करता। अगर वो चेंज नहीं कर रहा, आयंस रिलीज नहीं कर रहा, बिकॉज वो एक्वस मीडियम में नहीं है। जब भी एक्वस मीडियम में आएगा एसिड, तभी वो आयंस रिलीज करेगा, और इसलिए लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता। फोर्थ जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे बोर्ड में आया था, और इसका रीजन यही है कि हम एसिड को पानी में क्यों डालते हैं, क्योंकि पानी जो है ना लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन उस लेवल पे कंडक्ट नहीं होगी। पिछले पॉइंट में मैंने आपको बोला था ना, बस 3 ही पॉइंट्स है उसमें,
अगर आपको मैं आपको अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है ना, मैं आपको बोलूँगा भाई तीनों पॉइंट लिख देना। बस इसमें वो पॉइंट नंबर 2 वैलिड है कि एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन अवॉइड करने के लिए। 5वां जो क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन में भाई बहुत इंग्लिश लिखी है, बस कुछ नहीं है, डिक्रीजेज़ होगा, बस इसका आंसर यही है, खत्म, एक वर्ड में। 6 वाला जो क्वेश्चन है इसका ऑपोजिट होगा, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि यार ये हाइड्रोक्साइड आयन है और ये जो कंपाउंड है हाइड्रोक्साइड है, तो यार मतलब समझ लो कि अगर आप इसको ज़्यादा डालोगे तो बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, इसमें अगर हम पानी डालेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कमेगा और ये बढ़ेगा। बस इतना ही है, 2 वर्ड का आंसर था। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इस वाले भी पेज में मैं आपको बोलता हूँ, बस एक ही क्वेश्चन आता है, मैं आपको 3 वर्ड में, 3 ट्रिक में, 3 पॉइंटर्स में खत्म कर दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन इस पेज से जो आता है कि पीएच इंडिकेटर क्या है, व्हाट इज पीएच। बहुत बच्चे ना प्रिपेयर्ड नहीं रहते कि भाई उनको लगता है यार पीएच से कौन क्वेश्चन पूछता है कि भाई पीएच क्या होता है। तो आपको ये देखो, मैं तो आपको बोलूंगा यार, मेरे को ना उतनी इंग्लिश आती नहीं थी, मेरे को ये लाइन हमेशा याद रहा नहीं। अगर आपसे हो पाए तो ठीक है, बट मैंने एग्जामिनेशन में जो लिख के आया था जिससे मेरे को फुल मार्क्स मिला था कि पीएच ना एक इंडिकेटर है जो हमें ये बोलता है कि व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। और ये मैं आंसर बोर्ड्स में लिख के आया था। और व्हाट इज पीएच में यही है कि भाई एक ऐसा इंडिकेटर जो हमें बताता है कि भाई एसिड क्या है, बेस क्या है या न्यूट्रल है। और ये जो इंडिकेटर है वो वेरियस इंडिकेटर से बनता है। ये बहुत बच्चे पॉइंट मिस कर देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी भाई मिस नहीं करा। एनसीईआरटी भाई ने यहाँ लिखा है कि विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, मतलब बहुत सारे इंडिकेटर मिलके बनते हैं पीएच इंडिकेटर। ये चीज़ अगर आपको याद रहेगी तो ठीक है। पीएच का पी स्टैंड करता है पोटेंस के लिए, जो जर्मनी में बोला जाता है, मीन्स पावर। इसका मतलब पावर, मतलब भाई पावर चेक करेगा, दिस इज पावर। मोटिवेशनल स्पीकर। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये हमें बताता है कि स्ट्रेंथ बताता है कि भाई कितना मजबूत है, दिस इज पावर। मतलब ये जो लिखा है ना पावर, यही बताता है कि भाई ये पीएच क्या मेजर करता है कि कोई एसिडिक है या बेसिक है। 0 to 14 के रेंज में करता है। देखो तो 3 पॉइंट्स है। पहला तो पीएच क्या है, एक इंडिकेटर है जो बहुत सारे इंडिकेटर से बना है। दूसरी चीज क्या करता है, ये भाई मेजर करता है एसिड है या बेस है। तीसरी चीज इस पेज से क्या निकाल सकता है, ये पावर मेजर करता है, कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है, हाइड्रोनियम आयन ज्यादा है कंपाउंड में कम है, तो वो भी पीएच मेजर करता है। ये बहुत बच्चे पॉइंट मिस कर देते हैं, थर्ड वाला। और लास्टली अगर आपका पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल माना जाता है, बस इतना ही। पानी वगैरह को पीएच 7 बोलते हैं। और यही है न्यूट्रल, जो अगर कोई सब्सटेंस है तो उसे पीएच 7 बोला जाता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये पीएच का रेंज है, 0 से 14 में रेंज करता है, बीच में न्यूट्रल हो गया। ये आप याद रखना, यहाँ अगर जाएगा टेंड करेगा तो एसिडिक जो नेचर है वो इंक्रीज करेगा, जो हम बोल रहे थे ना दिस इज पावर। तो पावर कैसे मेजर होगी, अगर इस 0 की तरफ इंक्लाइन करेगा तो मतलब समझ लेना पावर बढ़ गई भाई की। और अगर 14 की तरफ इंक्लाइन करा तो समझ लेना पावर बढ़ गई बेस की। अगर बीच में इस रेंज में तो भाई भाई की पावर है नहीं। बस इतना ही है इस चार्ट में, ये बहुत आता है, बहुत बच्चे मिस कर देते हैं ये पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं। और आगे यार एक्टिविटी में बोलता है कि भाई अपना थूक का पीएच मेजर करो। तो यार देखो ये सब तो पॉसिबल नहीं है। तो बस आपको मैं सिंपल सा आउटपुट बता रहा हूँ कि थूक मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है, जो हमारा सलाइवा होता है ना, एग्जाम में अगर कभी आ जाए कि सलाइवा का नेचर क्या है, तो हमेशा आप बोलना स्लाइटली एसिडिक। अगर खाना खाने के बाद भी, खाना खाने के पहले भी, ये मैंने वैल्यूज लिख दी है। ये स्लाइटली एसिडिक है। लेमन जूस एसिडिक है। ये दारू दारू मतलब ये भी एसिडिक होता है थोड़ा। कैरेट जूस भी स्लाइटली एसिडिक है। कॉफ़ी भी एसिडिक होता है स्लाइटली। टोमेटो जूस भी एसिडिक होता है। और ये टैप वाटर थालाफोरा रीजन, ये न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होगा। बाकी ये बेसिक है NaOH, मतलब पीएच स्केल में अगर आप देखोगे तो सबसे बेसिक में आता है NaOH। और HCl नंबर 1 में, मतलब भाई इज द टॉपर। AIR1, AIR1 कौन है, HCl भाई। तो HCl भाई है AIR1। मतलब ऐसी मस्ती के लिए बोल रहा हूँ, ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा। इसमें से जो पॉइंट्स आपके एग्जाम में आ गए कभी कि भाई सलाइवा का नेचर क्या है, तो लिखना स्लाइटली एसिडिक। और ये चीज जो पानी है ना और ब्लड है, बहुत बच्चे ब्लड मिस कर देते हैं। ब्लड का पीएच क्या होता है, थालाफोरा रीजन, पीएच 7 थालाफोरा रीजन। ये दो चीज याद रखना, सलाइवा कौन सा नेचर का होता है, एसिडिक होगा। और थालाफोरा रीजन ब्लड, मतलब जो अपने आपके खून में जा रहा है वो है थालाफोरा रीजन दौड़ रहा है। और इस पैराग्राफ में कुछ नहीं बोलता, इसमें वो आपको बताता है स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है। इस चार्ट से मैं आपको समझाता हूँ, है ना। अगर कोई एसिड 0 की तरफ ज्यादा टेंड कर रहा है तो दैट इज मोर एसिडिक। अगर कोई बेस 14 की तरफ, पीएच 14 की तरफ टेंड कर रहा है तो मोर बेसिक है। अगर कोई थालाफोरा रीजन के पास आना चाहता है तो वो वीक है, थोड़ा बहुत वीक एसिड है या वीक बेस है। बस इतना सा ही डिस्टिंग्विश करना है इसमें। अब ये पार्ट से बहुत एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है
कि हम इंसान या जानवर या पेड़ पौधे हो गए वो पीएच से सेंसिटिव है। और इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, 2 मार्क्स का, आप लिख लेना, है ना, कि एसिड रेन जब होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो एसिड रेन से क्या होता है, जो हमारा पीएच होता है नॉर्मल पीएच से वो कम हो जाएगा, और उसके लिए क्या होता है, जो प्लांट और एक्वाटिक लाइफ है ना, तो वो सफर करती है बहुत। लाइफ बिकम डिफिकल्ट, मतलब जीवन दुखमय हो जाता है अगर एसिड रेन हुआ तो। समझो आपके ऊपर एसिड गिर रहा है तो क्या होगा, तो यही आपको एक्सप्रेस करना है। पीएच इसलिए सेंसिटिव है क्योंकि ब्लड हमारा जो होता है वो थालाफोरा रीजन होता है या पीएच 7 होता है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद एक छोटी सी चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस जो है ना, वो आपको पता है क्या, आपको पता है कि भाई वो सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है, इसलिए वहाँ लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं करती। बस यही यही आपका आंसर होना चाहिए। ये कभी एग्जाम में आ गया कि वीनस में लाइफ एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि यार वहाँ जो बादल वगैरह है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो सूटेबल कंडीशन में नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह ये अगर आप मेंशन ना भी करो तब भी चलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। बट बोलना है कि भाई जो एटमॉस्फेयर है लिवेबल नहीं है, तो इसलिए हम एग्जिस्ट नहीं करते वेनस पे। ये ये तो मेरे को इलॉन मस्क की याद दिलवाता है ना, ये क्वेश्चन है ना, ये इलॉन मस्क की। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है कि भाई पीएच ऑफ सॉइल से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो पीएच ऑफ सॉइल के लिए एक सूटेबल कंडीशन रहना चाहिए। आपने ये सुना होगा कि भाई बहुत बार ना खेती खराब हो जाती है बहुत ज़्यादा ये करने से वो करने से, तो एक सूटेबल पीएच मेंटेन करना पड़ता है हेल्दी ग्रोथ के लिए। तो पीएच इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए भी। और ये जो एक्टिविटी भी दिया हुआ है ना, तो इससे हमें बस ये पता चलता है कि भाई जो कभी कभी जो हमारी मिट्टी होती है ना, बहुत ज़्यादा एसिड रेन हो गया तो एसिडिक हो जाता है सॉइल, बेस है तो बेसिक हो जाता है, एल्कलाइन बोलते हैं जिसे। और बेस्ट ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पीएच 7, थाला फॉर अ रीजन, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था पहले ही। तो यही इसका है कि सबसे हेल्दी ग्रोथ के लिए कौन सा पीएच रिक्वायर्ड है, तो पीएच 7। इसमें हमने पढ़ा था, जो आपने ये देखा, प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव है, तो हमारा पीएच कितना रहना चाहिए, 7 के बीच में, है ना, पीएच रेंज 7 रहना चाहिए ताकि हमारा बेस्ट ग्रोथ हो पाए। यही है पॉइंट नंबर 2। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये बोलता है कि भाई आपको याद है जो वीडियो के स्टार्ट में अपन ने बोला था कि यार कोई फूफा जी ने ज़्यादा खाना खा लिया तो क्या होता है। तो हमारा जो पेट है ना, तो उसमें एसिड रहता है, HCl एसिड रहता है। और अगर किसी को एसिडिटी वगैरह हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन फॉर्म होता है कि एसिडिटी वगैरह अगर आपको हो जाए तो आप क्या करोगे। तो इसका आंसर होता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, या माइल्ड बेस ऑफन यूज किया जाता है एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइजेशन के लिए। और इस चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, एंटासिड, मतलब एसिड के जो ऑपोजिट काम करे उसको बोलते हैं एंटासिड। यहाँ देखो एनसीईआरटी भाई ने खुद ही बोला था, आपको याद है बिगनिंग ऑफ द चैप्टर में जो अपन ने फूफा जी को ज़्यादा खाना खिला दिया था उसको एसिडिटी हो गई है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो एसिडिटी अगर आपको हो जाए तो आप क्या करोगे। तो आप लिखना कि यार, ये मत लिख देना कि हम इनो खा सकते हैं, ये लिखना कि वी कैन यूज एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टू न्यूट्रलाइज द रिएक्शन, बिकॉज एसिड प्लस बेस गिव अस सॉल्ट प्लस वाटर विच इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इससे हमारा पेट ठीक हो जाता है। यही आपको लिखना है, इससे आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बच्चे बोलेंगे कि भाई 1 ही मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है कब से, नहीं भाई आप 2 ले लो, है ना, इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कभी कभी। ये चौथा पार्ट है। इसमें बोलता है कि भाई आपके दांत क्यों सड़ जाते हैं। तो आपका दांत जो सड़ने का रीज़न है वो भी पीएच ही होता है, क्योंकि जो आपका जो दांत है ना, वो कंपाउंड से बनता है कैल्शियम के, और वो जो कंपाउंड होता है उसको हम बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, है ना। ये जो टूथ का एनामेल होता है, मतलब जो आपका दांत है, वो बनता है, किससे बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। वो पीएच से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। जब भी आपका खाना वाना फंस गया ना, तो वहाँ रिएक्शन होता है, और जो बैक्टीरिया होता है आपके जो मतलब दांत क्यों सड़ जाते हैं, दांत, आपने वो देखा है ना कि भाई किसी ने टॉफी खा ली उसका दांत दर्द कर रहा है, तो जो शुगर वाला कंपाउंड है ना उसको ब्रेक डाउन कौन करता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करता है तो क्या फॉर्म करेगा, एसिड फॉर्म करता है। वो एसिड अगर आपके दांत में लग गया तो यार उसका पीएच कम हो जाता है, 5.5 के अराउंड हो जाता है। तो स्लाइटली एसिडिक होने के कारण दांत सड़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो कंपाउंड से बना रहता है दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट, वो डीके करना स्टार्ट करता है। बस यही था इसमें। तो इसलिए मम्मी क्या बोलती है, आपको ब्रश करना चाहिए, क्योंकि जो भी आपका टूथपेस्ट है वो बेसिक इन नेचर होता है, तो हमें रोज ब्रश करना चाहिए। यही बोल रहा है ये कि भाई आपको ब्रश क्यों करना चाहिए। देखो यहाँ लिखा होगा, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है टूथपेस्ट वगैरह, तो क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, यही। तो टूथपेस्ट हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो बेसिक इन नेचर है। बाकी यही कहानी थी जो इसने लिखी है। इससे भी कभी कभी आधा 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है इन सारी चीजों से। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो भाई, चुभने लगा हूँ, इतना चुभने लगा हूँ सबको, कहीं छुरा तो नहीं।
वही पूछता है कि यार सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल जो होता है, तो उसमें हमें इतना पेन क्यों होता है, इतना दुख दर्द पीड़ा कष्ट क्यों होती है। तो उसका भी रीज़न यही है, जब भी आपको कोई बी स्टिंग करती है ना, तो एक वो एसिड आपके बॉडी में इंजेक्ट करती है, उसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, बी हो गया, चींटी हो गया। और इस चीज़ को ठीक करने के लिए यार देखो, मैंने तो कभी नहीं करी, आपने करी होगी, ये सब अमीरों के चोचले होते हैं, है ना, कि भाई बेकिंग सोडा लगा लिया, है ना, यहाँ। तो यही यही बोल रहा है ये कि भाई बी स्टिंग वगैरह या कोई एनिमल अगर आपको काटता है तो वो जलता क्यों है, क्योंकि उसमें एसिड होता है, सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो इससे 3 क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, वो तीनों क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई टूथ डिके क्यों होता है और इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न ये है कि भाई बैक्टीरिया जो आपके शुगर कंपाउंड होते हैं, जो लेफ्ट ओवर फूड होता है, उसके साथ रिएक्ट करता है और एसिड फॉर्म करता है और उससे डीकेइंग हैपन करती है। दूसरी चीज़, टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर क्यों होता है, क्योंकि यार मतलब डीके ना हो और एसिडिक, इसके पहले वाला जो रीज़न था वही चिपकाना आपको। क्वेश्चन 2 फेम होता है इस पहले वाले से। लास्ट वाले से एक क्वेश्चन ये फॉर्म होता है कि जब आपको बी स्टिंग कर दे तो आप क्या यूज़ करोगे, क्या करोगे, क्या कहना चाहते हो 7 करोड़ के लिए। तो यही है कि भाई माइल्ड जो होता है ना, बेकिंग सोडा वगैरह कुछ बेस यूज़ करेंगे ताकि उसको न्यूट्रलाइज कर सके, क्योंकि उनके काटने से एसिड हमारे मतलब इतना चुभने लगा हूँ, ब्रेकअप हो जाता है तो एसिड वगैरह वाली फीलिंग आती है, तो इसलिए ये नहीं होता सेल्फ डिफेंस के लिए। यही क्वेश्चन आएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद बस यही एक मतलब क्या आप जानते हो फैक्ट बताता है कि एक जो प्लांट है, नेटल नेटल बोल के एक प्लांट है, वो वाइल्ड है। जब जब भी उसका हेयर स्टिंग करता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल स्टिंग होती है। और ये क्यों होता है, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ मेथनोइक एसिड, है ना, ये एक एसिड है जिसके लिए आपको दर्द होता है। जब भी आपको दर्द हो ना, समझ लेना एसिड का काम है। और इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉग प्लान से रब करते हैं। तो यही पूछता है कि यार ये डॉग प्लान का क्या नेचर है, तो बेसिक है क्योंकि ये एसिड है, बस न्यूट्रलाइज करने के लिए हम रब करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये एक चार्ट है जो आप यूज़ कर सकते हो, जब भी आपसे एग्जाम्पल वगैरह पूछे जाए ना, तो मैं आपको बोलूँगा एक बार गो थ्रू कर लेना। ये टार्टारिक एसिड मेरे को कन्फ्यूजन होता था, तो बाद में पता चला इसको हम इमली बोलते हैं, है ना, इमली को ही हम टार्टारिक एसिड बोलते हैं। और एंड स्टिंग वगैरह हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, टोमेटो वगैरह हो गया। इसमें बस एग्जाम्पल्स है जो आपके 1-2 नंबर या कभी कभी स्टेट द एग्जाम्पल्स में आ सकता है। बस यही है, आगे बढ़ते हैं। ये 3 क्वेश्चन है। बोलता है पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज 6, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होगा, तो इसमें होगा, है ना। और बहुत बच्चे ये चीज़ से कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई पीएच 8 है तो इसमें कंसंट्रेशन होएगा ही नहीं। ये एक्सप्लेनेशन में मत लिख देना, क्योंकि जो बेस है ना उसमें भी हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सबसे कम क्वांटिटी में। तो देयर इज, ऐसा नहीं है कि भाई उसमें प्रेजेंट होते ही नहीं है। तो मैंने एक बार करा था यूनिट टेस्ट में, मेरे को 0 मिला था, इसलिए मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ। मैं अपनी गलतियों से आपको सिखाना चाहता हूँ जो जो मैंने 10th में करी थी। ये दूसरा क्वेश्चन तो बहुत इजी है कि भाई इफेक्ट क्या है, H प्लस आयन अगर होगा तो एसिड है वो कंपाउंड, है ना। दो बेसिक कंपाउंड ऑल्सो हैव H प्लस आयन, तो जैसे मैंने इसमें बताया था ना, ये गलत हो गया था मेरा। तो यस, दे हैव H प्लस आयन, ऐसा है कि उनके पास होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता, कम होता है क्वांटिटी में, इसलिए तो वो बेस है, वरना तो वो एसिड ही बन जाते हैं। इसका मैं रीज़न आपको सिंपल से बता देता हूँ। यस मतलब इसका आंसर यस ही है कि भाई उनके पास होता है, क्योंकि इनके पास जो कंपाउंड होता है ना, HOH माइनस होता है, ये होता है, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में, इनका क्वांटिटी बहुत कम होता है। बस इतना ही आपको लिखना है कि हाँ उनके पास होता है। और ये लास्ट में भाई ये बहुत ईजी सा है कि वो बेस कब यूज़ करते हैं, जब उनकी मिट्टी अगर एसिडिक है तो बेस यूज़ करेंगे। यही सब है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, स्लेट लाइम हो गया, कब यूज़ करेंगे, जब बेसिक वगैरह होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं नमक के बारे में। नमक क्या होता है, और इसमें हमारी गांधी जी की फोटो है, इसमें ये बच्चे को पकड़ रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ नमक क्या होता है। नमक, जो मैंने आपको थोड़ा पहले ही बोला था कि यार कि एसिडिक नेचर का भी होता है, बेसिक नेचर का भी होता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करता है और वीक बेस से रिएक्ट करता है, तो नमक का जो प्रॉपर्टी है वो होगा एसिडिक इन नेचर। दूसरा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो वो नमक बेसिक इन नेचर होगा। बस इतना ही बोलता है इस पैराग्राफ में। और इस पिक्चर में यार गांधी जी, आपने गांधी फादर ऑफ द नेशन विद अ बच्चा, है ना। इसमें एक जो क्वेश्चन स्पेशल है वो है कि भाई रॉक सॉल्ट का फॉर्मेशन क्या होता है। जो काला नमक होता है ना, सेंधा नमक, काला नमक जिसे बहुत बच्चे बोलते हैं, है ना, काला नमक। तो यार इसको हम माइन करते हैं सी से। ये फॉर्म कैसे हुआ था, जब यार बायोन एजेस में ड्राई अप हो गया था सी, तो उससे ही रॉक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। बस यही इतना ही आता है इसमें, और इससे ज़्यादा नहीं आता। उसके बाद महात्मा गांधी के दांडी मार्च के बारे में मेंशन किया गया है। और सोडियम क्लोराइड
कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में बताएंगे। इसमें बस आप ये वाला पैराग्राफ याद रखना कि जो हमारा सी वाटर है ना उसमें बहुत ज़्यादा नमक है, और रॉक सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है ड्यू टू ड्राइंग अप, जब बायोन एजेस में, बायोन मतलब बायोन कोई कंपाउंड नहीं है, किसी एज का नाम है, किसी युग को बोलते हैं, जैसे पत्थर का युग हो गया, स्टोन एज वगैरह हो गया, वैसे ही बायोन एज में जब समुंदर सूख गया था तब रॉक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ था, और उसको हम कोयले की तरह माइन करते हैं। और उसके बाद हम नमक पे आ जाते हैं कि भाई टाटा नमक सबसे पहला कॉमन सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, है ना। और इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है हर एग्जामिनेशन में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जो बच्चे छोड़ के जाता है। कब से मैं आपको 1-2 नंबर करवा रहा था, ये एक क्वेश्चन है जो 3 से 5 नंबर में आ जाता है ना। सॉल्ट और उसके यूजेस, डेली यूज सॉल्ट का कैसे होता है, क्योंकि इसमें आपको रिएक्शन वगैरह याद करने होंगे। तो सबसे पहले जो देश का नमक है उससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, यही लिखा हुआ है। ये पार्ट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें कभी कभी ये पूछ सकता है कि यार कॉमन सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, तो वही वाला आपको रिएक्शन लिखना है, HCl प्लस NaOH गिव NaCl प्लस वाटर, है ना। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो उसी से कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इससे जो क्वेश्चन फॉर्म होता है ना बोर्ड एग्जाम में, कोई भी सैंपल पेपर उठा लो, फॉर्म कैसे होता है, ये नमक बनता कैसे है। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन से। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड को ही हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, तो उससे फॉर्म होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। एग्जामिनेशन में ये आता है कि भाई क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, तो यही है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही अच्छा एल्कली है। और एल्कली क्या होता है, वापस मैं रिपीट करना चाहता हूँ एज अ रिविजन, कि भाई ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, तो यही चीज़ है। और ये जो आपको रिएक्शन है ना, ये आपको याद कर लेना, क्योंकि ये छूट जाता है। कुछ कुछ रिएक्शन जो याद करने वाला है ना, मैं आपको बताता हूँ। एक ये हो गया, और इसमें आपको ये भी लिखना है कि भाई क्लोरीन गैस कहाँ निकलती है, क्योंकि एग्जामिनेशन में मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि ये आता है। और हाइड्रोजन गैस कैथोड में फॉर्म होती है। हाइड्रोजन गैस हमेशा लगभग कैथोड में ही फॉर्म होती है, ये चीज़ बहुत ईजी है। इसको हमेशा आप मान के चलना कि भाई मतलब लगभग हर एक रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस कैथोड पे निकलता है, क्लोरीन गैस फॉर्म होता है एनोड पे। और जो कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मेशन हुआ है, वो भी कहाँ फॉर्म होता है, कैथोड में फॉर्म होता है। और जो कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी कैथोड में फॉर्म होता है। इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई तीनों जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीनों ही बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो याद कर लेना, ये आता है भाई 3 नंबर में आता है कि फॉर्मेशन कैसे होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो हमेशा याद रखना कि ब्राइन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। दूसरा आ जाते हैं, तो यही है, मतलब जो मैंने बोला कि भाई इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछेगा कि क्लोर एल्कली प्रोसेस, व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो एल्कली जब भी आपका सुनो ना, तो आप समझ जाना कि भाई सबसे एल्कली वाला प्रोडक्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उसी के बारे में बात हो रही है, तो उसका फॉर्मेशन के बारे में लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और जो मैंने आपको चीज़ बोली थी ना कि तीनों चीज़ बहुत यूजफुल होते हैं। एग्जामिनेशन में आपसे एप्लीकेशन पार्ट में ये पार्ट पूछा जाएगा कि जो भी Cl2 गैस फॉर्म होता है ना, वो कहाँ यूज होता है। तो वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, पीवीसी, डिसइंफेक्टेंट, CFCs हो गया, पेस्टिसाइड में यूज होता है। जो H2 गैस है एज अ फ्यूल यूज होता है, फर्टिलाइजर फॉर अमोनिया यूज होता है। तो ये आता है कि भाई एक रिएक्शन है, और उस रिएक्शन में जो कैथोड पार्ट में जो बना, तो उससे हमारा फ्यूल का एमिशन होता है, और उसे हम एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। और जो एनोड में बना उसे हम पीवीसी हो गया, और जो भी इसमें यूजेस दिया है ना, वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है, तो वो कंपाउंड क्या है और इस प्रोसेस का नाम क्या है। और लास्टली जो NaOH है वो कहाँ यूज होता है, यूजेस पे भी आता है कि भाई इनका यूज कहाँ होता है। मेटल्स हो गया, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, पेपर मेकिंग हो गया। तो ये एप्लीकेशन पार्ट में आएगा। ये आपको लग रहा होगा कि भाई ये बहुत बच्चे स्किप करते हैं डायग्राम, बट ये तीनों इसके यूजेस पढ़ लेना, क्योंकि एप्लीकेशन में आता है। इससे आपका 2 मार्क्स आता है। 3 मार्क्स तो भाई NaOH का फॉर्मेशन, 2 मार्क्स इसके यूजेस पे आ जाते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में इससे। मेरे CBSE के प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था स्कूल के कि भाई इसके यूजेस पे, कि भाई इनका यूजेस वगैरह क्या होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर कैसे यूज होता है। उसके बाद ये बोल रहा ना, जो क्लोरीन गैस इमिट होती है वो पिछले वाले रिएक्शन में जो NaOH का, उसको हम यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर में। और इसका रिएक्शन क्या होता है, इसका रिएक्शन ये रहता है कि भाई जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया उसको हम Cl2 गैस के साथ मिक्स करते हैं, और ये हमारा एक्चुअल रिएक्शन है। इसका यूज कहाँ होता है, कपड़े धोने में, है ना। पेपर के लिए यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है। पानी को डी जर्म्स, मतलब पानी को मतलब अगर जर्म्स फ्री करना है तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ये आपको जो रिएक्शन है ना, इसके थ्रू पूछा जाएगा, आप हमेशा याद रखना।
आपको कभी भी डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा कि भाई ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता, आपको ये बोलेगा कि भाई ऐसा कंपाउंड जिससे हम पानी को डिसइंफेक्ट करते हैं वो कौन सा कंपाउंड है और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। जब भी फॉर्मेशन वर्ड आप सुनो तो आप समझ लेना कोई सॉल्ट की बात हो रही है, और ये ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस है। और दूसरा, इससे जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बहुत अच्छा, उसका फॉर्मेशन क्या होता है। तो अगर आए कि डिसइंफेक्टेंट है पानी का, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, या कभी कभी आ गया कि भाई कपड़े धोने में काम आता है या पेपर बनाने में काम आता है, तो कौन सा एजेंट है, वो है ब्लीचिंग पाउडर। और ये कैसे बनता है, क्लोरीन गैस की मदद से, जब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। ये है ब्लीचिंग पाउडर का कंपाउंड। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बेकिंग सोडा। इससे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके पहले तो भाई कैसे फॉर्म होता है, और उसके बाद इसका रिएक्शन वगैरह हो गया। और सबसे पहला चीज़ अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछे कि यार पकोड़े तलने में कौन सा चीज़ यूज होता है, तो यार वो बेकिंग सोडा है। यही बोल रहा है कि भाई इट इज़ एडेड टू मेक पकोड़ा, जो आपको मैंने बोला, और इट इज़ एडेड ताकि फास्टर कुकिंग हो पाए। और इसका फॉर्मेशन क्या होता है, इसका फॉर्मेशन के लिए ये रिएक्शन आप याद कर लेना, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 गिव अस अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और उसके बाद ये बोलता है कि यार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये क्या होता है, ये आप बताना कमेंट्स में। उसके बाद यही मतलब सेम, मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ये न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, मतलब तो ये होगा बेस। यही आपसे पूछ रहा है, तो यही है। एनसीईआरटी जब भी क्वेश्चन पूछता है ना, उसका आंसर उसके अगली लाइन में ही होता है। और उसके बाद ये बोलता है ना, ये आप याद करना, मार्क कर लेना, दिस इज अ नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, है ना, ये एक नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। और जब भी ये कुकिंग वगैरह में यूज होता है ना, तो ये वाली चीज फॉर्म होती है। इसे आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। यहाँ क्या होता है, ये जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, जब बेकिंग सोडा वगैरह बनता है, तो ये जब हीट के कांटेक्ट में आता है तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करता है। और ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये बहुत ज़्यादा काम आता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जब कुकिंग ऑफ द फूड होता है ना, उसमें क्या होता है रिएक्शन जब हम बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट को आपको ब्रेक करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि भाई क्या होता है हीट की वजह से, तो मतलब वो डिकम्पोज होगा हमेशा। इसके बाद इसके यूजेस वगैरह में आ जाता है कि भाई कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहला तो भाई आप ये भी लिख सकते हो कि मेकिंग ऑफ पकोड़ा, या यूज फॉर फास्टिंग द कुकिंग प्रोसेस, मतलब जैसे उसने बोला था। मैं जैसे याद करता था, पहले तो पकोड़ा वाला लिख देना। दूसरा आपको 3 बस याद करनी है, दैट इज यूज फॉर एक्सटिंग्विशर्स के लिए यूज करते हैं, मतलब जो आग बुझाने के लिए। और वो एक्सटिंग्विशर में वगैरह में क्यों यूज होता है, क्योंकि यार वो जो सप्लाई है ऑक्सीजन की वो कट कर देगा। दूसरी चीज जो है दैट इज यूज एज, मतलब इनू में यूज होता है, मतलब एंटासिड में यूज होता है बेकिंग सोडा, जो पहला क्वेश्चन था एनसीईआरटी का इसी पे था। दूसरा ये हो गया। और जो लास्ट चीज है, ये आपसे पूछ सकता है, ये आपको लास्ट लाइन छोड़नी नहीं है कि भाई ये ब्रेड को, एग्जाम में आता है कि ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी क्यों हो जाता है। आपको ये वाला रिएक्शन याद करना है। बहुत बच्चे को लगता है ये वाला छोड़ देना चाहिए, बट ये आपसे कभी कभी 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में भी पूछ लेगा कि भाई ब्रेड आपका स्पॉन्जी क्यों होता है। और ये इसलिए होता है, जब भी ये रिएक्ट करता है तो ये CO2 होता है, और CO2 से क्या होता है, पोर फॉर्मेशन होता है, और उससे वो स्पॉन्ज हो जाता है। मतलब आपने ब्रेड में कभी कभी छेद देखे होंगे ना, तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, वॉशिंग सोडा, मतलब नाम से समझ में आ रहा है कपड़े धोने के काम में आता है। इसका फॉर्मेशन के लिए ये है, सोडियम कार्बोनेट को जब हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा वॉशिंग सोडा फॉर्म होता है। और ये एक बेसिक सॉल्ट है। ये क्या था, एक नॉन कोरोसिव सॉल्ट था, ये है बेसिक सॉल्ट है। आगे बढ़ते हैं, और ये चीज इसने लिखा है 10H2O। तो यार इसका आंसर इसने दिया नहीं, कितना बदमाश बच्चा है। ये मैं नेक्स्ट सेक्शन में मतलब क्या बोलूँ, क्रिस्टलाइजेशन के लिए होता है, ये मैं बाद में बताऊंगा जब अगला होगा। बट इसको आप अभी के लिए छोड़ दीजिए, या अभी के लिए ये एनसीईआरटी भी बोल रहा है बाद में पढ़ना, है ना। और इसको यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए। तो सबसे पहला इसका यूज यही हो गया कि वॉशिंग सोडा कहाँ यूज होता है, कपड़े धोने में। दूसरा है पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा को, मेरे साथ भी होती थी। तो यार वॉशिंग सोडा मतलब कपड़ा धो रहा है, और इट इज यूज फॉर सोडियम कंपाउंड, मतलब बोरैक्स का प्रोडक्शन के लिए वॉशिंग सोडा यूज होता है। इसको आप मार्क कर लेना, बोरैक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वॉशिंग सोडा से। और लास्टली ये क्लीनिंग एजेंट है, कपड़े धोने का काम आता है। और ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना। वाटर हार्ड, मतलब मैं ये समझ में नहीं आता तो वाटर को हार्ड क्यों बोलते हैं। तो वाटर हार्ड मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स वगैरह है, तो उसी को हम हार्ड वाटर बोलते हैं। इसके लिए वॉशिंग सोडा यूज होता है। इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। और बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को तो अच्छा लगता था कि पता चलता था एप्लीकेशन वगैरह क्या है। लास्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है क्रिस्टलाइजेशन पे। वो जो टेस्ट 10H2O वाला था ना,
वो यही सिग्निफाई करता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जो भी आपको क्रिस्टल क्रिस्टल दिख रहे हैं ना, नमक आपको हमेशा क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा, तो उसके अंदर ये डिपिक्ट करता है कि वो पानी है। यही वो बोला कि इस एक्टिविटी में उसने कॉपर सल्फेट को लिया है, और कॉपर सल्फेट वो क्रिस्टल फॉर्म में इसलिए था क्योंकि यार उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ये जो पानी का ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये जब हीट के कांटेक्ट में आता है ना, तो ये मतलब अपना वाटर लूज कर देता है, और ये जब हीट के कांटेक्ट में आता है ना, तो ये लूज कर देता है अपना कलर वगैरह। तो हमेशा जब भी ये हो ना कि भाई जब बॉईल किया जाए कोई भी मतलब क्रिस्टल कंपाउंड को, तो उसमें क्या होता है, कलर लूज करेगा हमेशा, तो यही उसमें बोलता है। और ये पानी है और ये लूज क्यों करता है, तो वो वही है 10H2O के बारे में बता रहा था। कॉपर सल्फेट के एग्जाम्पल थे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और इसमें बस यही क्वेश्चन आता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यही है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स एक क्रिस्टल कंपाउंड में होते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो उसी वजह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म करता है। और जब भी हम इसे हीट करते हैं तो अपना ये क्या करता है, ये कलर जो चेंज करता है अपना, यही लिखा हुआ है इस लाइन में कि भाई द कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर्स। और दूसरा कि भाई व्हेन वी हीट द क्रिस्टल द वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न वाइट। मतलब यही आपको लिखना है, डेफिनेशन सिंपल था। अब आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये जिप्सम के बारे में बता रहा है इसमें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जो आपके हाथ में जो फ्रैक्चर के बाद बन जाती है ना पट्टी, कोई मार दिया या कोई गिर गए, तो वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका जो केमिकल कंपाउंड है यही है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, वन मतलब साढ़े हाफ H2O, और ये मिलके फॉर्म करता है जिप्सम जो है 2H2O। ये देखो, ये एग्जिस्ट नहीं करता प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हमेशा वाटर मॉलिक्यूल चाहिए ताकि ये थोड़ा हार्डन हो सके। एक क्वेश्चन ये आता है कि यार इसमें ना हाफ H2O क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, तो यही लिखना कि भाई जब कंपाउंड है ना, आधा पानी का मॉलिक्यूल क्यों भाई एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो ये हमेशा मिक्स होता है वाटर के साथ और एक हार्ड सॉलिड मास फॉर्म करता है जिसे हम जिप्सम बोलते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपके हाथ में लगता है ना, इससे। और दूसरा क्वेश्चन होता है ना कि जो डॉक्टर आपके मलम पट्टी में प्लास्टर करते हैं, तो व्हाट इज दैट कंपाउंड, तो उसे हम जिप्सम बोलेंगे। कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस मत लिख देना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस लगता है, जिप्सम यूज होता है। ये आप याद रखना, ये वाली बात बहुत बच्चे भूल जाते हैं। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ कहाँ यूज होता है, ये भाई टॉय बनाने में, डेकोरेशन, स्मूथ सरफेस, मेकिंग ऑफ स्मूथ सरफेस, स्मूथनिंग ऑफ सरफेस, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिप्सम वाले फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि यार जो पानी है वो आधा H2O होता है, इसमें 1.5 H2O होता है। और ये कभी भी यही लिखना कि आधा H2O कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फुलफिल करने के लिए ये रिमेनिंग वाटर कंपाउंड को लेता है और जिप्सम फॉर्म करता है। और इसके बाद चैप्टर आपका खत्म होता है, यही था इस चैप्टर में। बाकी यार आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो यार लाइक करना इस वीडियो को और स्प्रेड करना अपने छोटे भाई बहन में। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, आपका बड़ा भाई। अरे यार बहुत थक गया हूँ, और थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करना। बाय।